दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवले क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है विज्ञान का, उसके नोट्स के बारे में। पहला पार्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देखते हैं इस पहले पार्ट में कौन कौन सी अभिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, समीकरण को संतुलित करना कैसे होता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण की कमियां कौन सी है, ये सारी चीज़ें इस पहले पार्ट में हैं। तो इनको अपन ध्यान से देखते हैं। तो आप देखना इस वीडियो को पूरा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना। पहला पार्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साइंस का पहला ही पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे अपन लिखते हैं, जैसे कार्बन का C लिख दिया और ऑक्सीजन का O2 लिख दिया, तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगी, यहाँ पर बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक समीकरण होगी। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आने वाले तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उनको एक समीकरण के रूप में लिखना, प्रतीकों के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया मैंने, 2Mg + O2 है, तो ये 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये रासायनिक समीकरण हो गई। ठीक है, अब इसमें जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको तो कहेंगे अपन क्रियाकारक, यहाँ भी कारक, और जिनसे जो नया पदार्थ बनेगा उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो आपका अभिकारक हो जाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया पदार्थ बना है ये आपका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभिकारक में क्रियाकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को ही क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भाग ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे अपन? क्रियाकारक या अभिकारक कहेंगे, ये आप याद रखना। नेक्स्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिला तो नया पदार्थ क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कोई सा भी आपका कोई भी फ्रेंड जैसे जा रहा है, ठीक है, रास्ते रास्ते जा रहा था, इसके पीछे कोई दूसरा फ्रेंड जा रहा था। जैसे ये तो राम है और ये श्याम है। ये राम जा रहा था, श्याम इसके पीछे पीछे जा रहा, लेकिन इस राम और श्याम के बीच में एक डॉगी जा रहा था, कुत्ता जा रहा था। ठीक है, कुत्ता जा रहा था। अब इस श्याम ने क्या किया? इस राम को तो कुछ नहीं कहा, इस डॉग को बोला, इसको आवाज़ लगाई, छू, ऐसे आवाज़ लगाई, तो ये डॉगी की आवाज़ सुनकर ये राम क्या करेगा? अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। यानी इस श्याम ने अभिक्रिया में भाग तो नहीं लिया लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका मतलब श्याम यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। यानी वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उनको उन्हें क्या कहते हैं? अपन उत्प्रेरक कहते हैं, ये याद रखना। उत्प्रेरक के प्रकार वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिए थे। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, नाम से पता चल रहा धनात्मक। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उनको क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। एक आता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं उनको क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक को उत्प्रेरक विष भी कहते हैं। विष यानी उसमें कमी कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। नेक्स्ट, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? सजीवों में एंजाइम भी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे प्रोटीन का पाचन हो रहा तो पेप्सिन एंजाइम से, तो वो भी एक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, वसा का जो पाचन है वो लाइपेज एंजाइम से, तो वो भी क्या है? एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से, वसा का लाइपेज एंजाइम से, कार्बोहाइड्रेट का काइमोट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। इन्हें क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। सभी जीवों में संपन्न होते हैं, इनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वतः उत्प्रेरक।
स्वतः उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। जैसे एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं एसिटिक अम्ल के साथ, तो एथिल एसीटेट बनता है जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस रासायनिक समीकरण इसका याद रखना, C2H5OH एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल का CH3COO है। अगर आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये एथिल एसीटेट बनेगा, ठीक है। और जैसे ये बनेगा और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभिकारक तो Fe+H2O है, आयरन की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर Fe+H2O, इधर Fe3O4+H2 है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करनी, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है अपने बुक का, यही एग्जाम में आने लायक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे इसमें देखा जाए तो Fe के इधर एक अणु है और इधर Fe के कितने? 3 अणु है। तो इधर वाले को अपन नाम दे देते हैं LHS, इधर वाले को RHS नाम दे देते हैं, ठीक है। ये LHS है और ये RHS। अब इधर भी Fe को तीन अणु लाने हैं, तो इधर अपन क्या करेंगे? LHS में Fe को 3 से गुणा करेंगे। तो ये पहला चरण लिखा है, LHS में Fe को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर दिया तो 3Fe+H2O और Fe3O4+H2 हो गया, ठीक है। दूसरे चरण में क्या करेंगे? फिर H2O को 4 से गुणा करेंगे, H2O को 4 से गुणा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के 4 अणु, तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 अणु लाने हैं। तो ऑक्सीजन को 4 अणु लाने के लिए ये जल के अणु को 4 से गुणा किया LHS में। तो H2O को 4 से गुणा करने पर तो ये वापस लिख दिया 3Fe+4H2, इधर बन गया आपका Fe3O4+H2। अब आप देखोगे कि ये Fe भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन के 2 अणु क्या गया? अपन ने 4 लगा दिया, इधर 2 ही है, तो इधर भी इसको 4 से गुणा करने में, तो इधर अपन लिखेंगे RHS में हाइड्रोजन को 4 से गुणा करने पर, तो हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 3Fe+4H2O, इधर बन जाएगा आपका Fe3O4। अब देखा जाए तो ये समीकरण पूरी संतुलित है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर आ गया। तो इसको कहते हैं अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित, और इस संतुलित करने की जो विधि होती है इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। ये भी आप याद रखना, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि है हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इसमें जो अभिकारक है Fe+H2O और उत्पाद है Fe3O4+H2, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही, कोई केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही, तो उसमें ये निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो उसके रंग में परिवर्तन होगा, की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैसों का उत्सर्जन होगा और तापमान में, टेम्परेचर में परिवर्तन। तो ये 4 ही परिवर्तन आपको याद रखने। प्रश्न पूछ सकता है कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आप लिखिए। तो ये अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और रंग में परिवर्तन होगा। तो ये तो थी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी। अब आता है आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उनको मैं लेके आया हूँ, तो देखना इनको। पहली आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है संयोजन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन यानी संयोग हो रहा है, 2 मिलकर 1 बन रहा है, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 मिला तो ये बन जाएगा 2MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जैसे C+O2 बना तो CO2, तो इधर 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन? संयोजन कहते हैं, संयोग हो रहा। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना था, उसको क्या कहते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और CO2 गैस अलग हो जाएगी। यानी अभिकारक 1 था, इधर उत्पाद 2 बन गया। इसमें अभिकारक 2 था, उत्पाद 1 बन गया, ठीक है। तो यह आप संयोजन की विपरीत अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपकी क्लास में आप टेबल पर बैठे हो, जैसे टेबल है, यहाँ पर कोई आपका दोस्त है, इधर आप बैठे हो, ठीक है। अब आपको उठकर इधर आना है, इसको
हटा के इधर लाना है। अगर आप ज़्यादा क्रियाशील हो, ज़्यादा पावरफुल होंगे तो ये अपना जो फ्रेंड है ये हटकर इधर आ जाएगा, और आप कम क्रियाशील होंगे तो ये यहाँ से नहीं उठेगा। तो अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील ये सक्रियता श्रेणी पर इन धातुओं का अपन क्रियाशीलता समझ सकते हैं। तो आगे तीसरे लेसन में आ रहा है आपका सक्रियता श्रेणी, है ना। धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में जमाना क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। और सक्रियता श्रेणी में सबसे जो क्रियाशील धातु होती है वो सबसे ऊपर आने वाली धातु पोटेशियम और सोडियम होती है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, इनको अवरोही क्रम में जमाया जाता है और श्रेणी बनती है, उसी को क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी पर आधारित होती है। अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम इधर आ जाएगा, बेरियम इधर आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान होगा, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीकरण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। याद रखना है, उपचयन पूछा है, अपचयन नहीं। उपचयन का मतलब भी ऑक्सीकरण ही होता है। जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीकरण। जिंक की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे जिंक ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। और अपचयन की होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि, उसको अपचयन कहते हैं। जैसे 2ZNO इसका अपचयन कराएंगे तो जिंक अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आपको याद रखना। अब आता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है तो ये कॉपर और जल बन जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, एक का अपचयन होगा और एक का ऑक्सीकरण होगा, इसी को क्या कहते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया आती है आपकी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार मिलकर लवण प्लस उष्मा का निर्माण करते हैं। कोई सा भी अम्ल है और कोई सा भी क्षार है, अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस उष्मा बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया उदासीनीकरण आप याद रखना। जैसे कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लिया, इधर क्षार ले लिया अपने NaOH, तो दोनों अभिक्रिया करेगा, NaCl नमक बन जाएगा और H2O जल बन जाएगी और ये उष्मा अलग हो जाएगी, तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो अम्ल है, क्षार है, दोनों मिलाकर सोडियम सल्फेट और जल बना देगा और उष्मा अलग हो जाए, उष्मा निकल जाएगी, तो इसको कहते हैं अपन उदासीनीकरण। एक और अभिक्रिया आती है तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। जैसे अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत ही कम समय में यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है, इसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और मंद अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता होगी, तो वो अभिक्रिया धीरे होगी, उसको क्या कहेंगे अपन, मंद अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशाओं में चलेगी। अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाएगा, उसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और इसमें एक चिन्ह लगाते हैं, इसमें इस चिन्ह से इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय यानी वो एक ही दिशा में चलती है, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। जैसे बर्फ, पानी था, है ना, जल, जल से बन जाएगा बर्फ और बर्फ से बन जाएगा आपकी वाष्प, ठीक है। अब वाष्प को वापस ठंडा करोगे, वापस जल बन जाएगा और जल से वापस बर्फ बन जाएगी। इस प्रकार ये आपकी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। और अनुत्क्रमणीय, जैसे कागज़ को जला दिया तो जलाने से वापस राख से कागज़ नहीं बनेगा, तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करने के लिए कांच का विकर लेते हैं, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर देते हैं, H2SO4 भर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसको एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड, ऋणायन को एनोड और धनायन को कैथोड कहते हैं, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर
हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया में विभिन्न अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है, जिन्हें एनोड फंक या गैंग कहते हैं। शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। तो आपको ये प्रश्न पूछ सकता है विद्युत अपघटन क्या, आप समझिए। तो ये एक कांच का बीकर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। अशुद्ध धातु का एनोड होता है, शुद्ध धातु का कैथोड होता है। जिसका भी अपघटन कराना है उसका कैथोड बना देते हैं, अशुद्धियाँ एनोड पर एकत्रित हो जाएगी, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन, विद्युत अपघटन कहेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि घरों की पुताई करते हैं तो बिना बुझा चूना काम में लेते हैं। बिना बुझा चुनने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसको जल में डाल देंगे तो घुल जाएगा वो, उसको कहेंगे बुझा हुआ चूना, और बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है। अब इस CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपन पुताई करते हैं, तो पुताई करने के 2-3 दिन बाद ही हमारे घरों में चमक आती है। तो वो चमक क्यों आती है, क्योंकि आपने बुझा हुआ चूना की पुताई की, और वो बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करेगा, और वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देगा जो चमकीली होगी। इसीलिए पुताई करने के 2-3 दिन बाद हमारे मकान में क्या आती है, चमक आती है। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग पुताई करने के लिए किया जाता है, और पुताई करने के 2-3 दिन बाद ही चमक आती है क्यों, इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर 2-3 दिन बाद वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो CaOH है, ये CO2 से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CaCO3 बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इसीलिए ये पुताई करने के 2-3 दिन बाद ही क्या आ जाती है, घरों में चमक आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब जल और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है लोहे से तो जंग लग जाता है। जंग Fe लोहे का सूत्र H2O, जल ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करेगा Fe2O3X बना देगा, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग लगने पर जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, ये आप याद रखना। प्रश्न पूछ सकता है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा, तो बढ़ेगा, है ना। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय कौन सा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं या स्नेक या तेलीय पदार्थ लगाते हैं, जिससे लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जल से विक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जिसको यसद लेपन कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लंबे समय तक अगर भोजन को खुला छोड़ देंगे तो उस जीवाणु के कारण भोजन क्या हो जाएगा, विषैला हो जाता है, और इसको कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, विकृत गंधिता और संक्षारण। आलू चिप्स और कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते, क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो जाएगा और सारे खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं, ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा नष्ट होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी में उत्पन्न होती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या होती है, नष्ट होती है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी भी आप याद रखना। ये ऊष्माशोषी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा नष्ट होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेट्रोल हथेली पर रखना, नमक, जल में नमक डालेंगे तो जल और ठंडा हो जाएगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। लेकिन आपका पाचन है, श्वसन है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने कक्षा 10 का विज्ञान का जो पहला पार्ट था उसके सारे नोट्स मैंने आपको ये करा दिए थे, तो आप इन नोट्स को आसानी से देखना। अगर आपको इन नोट्स की PDF की ज़रूरत हो तो आपको एक मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं PDF उपलब्ध करा दूँगा। 98286848 और 08, ठीक है। इस प्रकार आज हमने पहला पार्ट किया, विज्ञान का पहला पार्ट। अब मैं आगे आपको दूसरा पार्ट भी कराऊंगा और गणित की सारी प्रश्नावली भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप जुड़े रहना अपने इस श्री सांवलिया क्लासेस के YouTube चैनल पर। नेक्स्ट मिलते हैं अपन आके नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।